तो रेजिस्टेंस की बात करेंगे, द नेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू ऑब्स्ट्रक्ट इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अभी इलेक्ट्रॉन आराम से इजीली फ्लो होते हैं, कोई इसको अपोज नहीं करता, मींस, लेकिन बॉडी के अंदर एक नेचर होती है कि वो पार्टिकल को, जो चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद भी उनको फ्लो होने से अपोज करता है। इसी नेचर को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। अब ये आपकी कहां से है बॉडी में नेचर? देखो, जब ये इलेक्ट्रॉन चलेगा तो क्या होगा? जगह जगह एटम्स हैं, रैंडमली भरे हुए हैं, रैंडमली फिल्ड है इस तरह से। तो क्या होता है? आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं कंडक्टिंग बॉडी में, ये हमने पढ़ा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते ही इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक फोर्स लगना शुरू होती है, अट्रैक्शन फोर्स, और उसकी वजह से मोशन में आते हैं। लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन अकेले नहीं रहता, काफी सारे इलेक्ट्रॉन और भी होते हैं। रोहन सर, चलिए, तो अभी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, ठीक है, रेजिस्टेंस। तो नेचर कैसी होगी? जो ऑब्स्ट्रक्ट करेगी, अपोज करेगी फ्लोटेशन ऑफ द चार्ज कैरियर। अब ये कैसे आती है? देखो, एक इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, काफी सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब ये कोई बॉडी मोशन करती है, भाई वहां मान के चलो हम व्हीकल चलाते हैं, तो वहां पे तो स्टीयरिंग हमारे हाथ में रहता है, ब्रेक हमारे हाथ में होते हैं, लेकिन यहाँ इसकी नेचर फिक्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, अब ये मोशन करेगा, फिर टकराएगा, फिर रुकेगा, फिर टकराएगा। अब ये टकराने वाला जो कोलिजन होता है वो कब कब रहेगा? मान के चलो आगे कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तब कोलिजन होगा, या इसके सामने यहाँ का कोई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ ये जब तब मोशन में आएगा, तो सामने क्या है? आयन है ना, इस तरह से। तो इस तरह की ऑब्स्ट्रक्शन आती है रास्ते में, और इसकी वजह से क्या होती है? जो बॉडी है वो हमारी हीट होती है। अगर हीट एक लिमिट के ऊपर हो जाएगी तो वो क्या होने लगता है? फिर गर्म होने लगता है। जैसे हीटर की वायर में रेजिस्टेंस बहुत लगाते हैं, क्योंकि वहां पे स्पेशली हमें रेजिस्टेंस वायर यूज करते हैं, कॉपर वायर नहीं यूज करते, नाइक्रोम वायर यूज करते हैं। और उसका रेजिस्टेंस जब ज्यादा होता है तो वहां पे कोलिजन बहुत होता है, और कोलिजन ज्यादा होगा तो क्या होगा? वो हीट होने लगता है एक टाइम के बाद। तो इस तरह से तो क्या होगा रेजिस्टेंस? द नेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू ऑब्स्ट्रक्ट या टू अपोज इन द फ्लोटेशन ऑफ द चार्ज कैरियर, है ना, इन अ वायर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। अब इसको मैथमेटिक्स के वे में कि कितना रेजिस्टेंस लगाएगा, तो इसका फॉर्मूला होता है V/I। ये क्या होगा? अब देखो ये कब अप्लाई करेगा, इससे पहले अब हम इस फॉर्मूले पे से आने से पहले हम पढ़ते हैं ओम्स लॉ को। 10th में पढ़ा है वैसे सभी ने, फिर से देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, ओम्स लॉ। अब ये ओम्स लॉ क्या है बच्चे? यहाँ पे किसी भी वायर को लेते हैं और उस वायर के अंदर से हमने बैटरी को कनेक्ट करते हैं, सेल को कनेक्ट करते हैं, और क्या अप्लाई किया? इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो जब ये अप्लाई करते हैं तो इसमें जो करंट फ्लो होती है, ये करंट फ्लो होगी I, ये किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी? V के। जितना ज्यादा V उतनी ज्यादा करंट। ये बोलते हैं कि किसी भी वायर के अंदर जब करंट फ्लो करती है तो वो किस पे डिपेंड करती है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पर, कि जितनी ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, मींस 2 वोल्ट की बैटरी है, रहेगी करंट, कम रहेगी। 3 वोल्ट की तो और भी ज्यादा रहेगी। 4 मींस जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे, क्योंकि वोल्टेज यहाँ अप्लाई करने से क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा ज्यादा। और वो कब बनेगा? जितनी ज्यादा बड़ी बैटरी लगाओगे, जितना ज्यादा EMF लगाओगे, उतनी ज्यादा करंट फ्लो होती है। तो अकॉर्डिंग टू ओम, द फ्लोइंग करंट थ्रू अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द वायर व्हेन द फिजिकल कंडीशन। उन्होंने एक बात और भी बोली, फिजिकल कंडीशन कैसी रहनी चाहिए? शुड बी कांस्टेंट या रिमेन, शुड रिमेन कांस्टेंट। कैसी रहनी चाहिए? कांस्टेंट रहनी चाहिए। कैसे? कि अगर प्रेशर है, टेम्परेचर है ना, ये सारी चीजें, प्रेशर कौन सा? जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, ये सारी फिजिकल स्टेट कंडीशन हमारी अगर कांस्टेंट रहेंगी तो हमेशा हमारा रूल कैसा रहेगा? लेकिन ये भी एक पर्टिकुलर लिमिट तक, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
V, ये वाला रूल हम अप्लाई करते हैं। तो प्रोपोर्शनल साइन रिप्लेस होगा इक्वल टू 1/r, या हम बोल देते हैं जी वी। और जी क्या है बेटा यहाँ पे? कंडक्टेंस। आपने पढ़ा था, जैसे मैंने ये बोला ओम का स्टेटमेंट था आई, अक्सर बच्चे गलती करते हैं इसमें, वो क्या बोल देते हैं? वी आई। क्यों? सर या जी आएगी या आर आएगा? अरे सुन लो, पहले सुन लो। अक्सर बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो क्या करते हैं? बोलते हैं वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, जबकि स्टेटमेंट क्या था? आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी। वो ऐसी मिस्टेक क्यों करते हैं? क्योंकि v इक्वल टू, अभी एक बच्चे ने बोला कि सर यहाँ b आएगा या g आएगा, v इक्वल टू और यहाँ क्या आता है? आर आई, और r इक्वल टू क्या फॉर्मूला है? v अपॉन आई। तो ये फॉर्मूला सही है। फिर सर आपने जो ये लिखा, फिर ये क्यों? क्योंकि मैंने बोला g क्या है? कंडक्टेंस, और r क्या है? इंडक्ट रेजिस्टेंस। तो g r का उल्टा होता है। तो देखो बात वही आएगी। मैंने बोला g इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस, तो I इक्वल टू G की जगह क्या लिखोगे? आर वी, और V इक्वल टू क्या आ जाएगा? IR। आ गया वही फॉर्मूला। या ऐसा ना करके ऐसा भी कर सकते हो, इसको तो ऐसे ही रहने जी भी, इसको मैनिपुलेट करते हैं, चेंज कर लेते हैं टर्म, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। अब ऐसे प्रूव कर दोगे, लेकिन स्टेटमेंट याद रखना, ओम का जो स्टेटमेंट था वो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी बोला था उन्होंने, वी आई के प्रोपोर्शनल मत बोलना। प्रूव करने के लिए हम इसको बाद में कर लेते हैं और इस तरह से फॉर्मूला डराइव कर लेते हैं, ठीक है। तो अब आर का मैथमेटिक्स वे में क्या फॉर्मूला बनता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी वायर, जो उसके दोनों एंड होंगे उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी पर यूनिट फ्लोइंग करंट थ्रू दी वायर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, है ना। या सिंपल वे में भी बोल सकते हो, जब कभी मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग बोले, द रेशो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द फ्लोइंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस यूनिट। बता चुके क्या होती है, पता है वैसे सबको क्या होती है रेजिस्टेंस यूनिट? ओम। क्या होगी बच्चों? ओम या वोल्ट, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वोल्ट पर एम्पियर, ये इसकी यूनिट होंगी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, एग्जाम में एग्जामिनर भी पूछ लेते हैं इस बात को, और इसी में बात बच्चे अटक जाते हैं। वो बोलते हैं कि स्टेटमेंट क्या है, बच्चे शुरू करते हैं आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी, कि बेटा भी से प्रूव करो। प्रोपोर्शनल का सबको ने पढ़ा है कि प्रोपोर्शनल साइन रिप्लेस होता है, कांस्टेंट आता है, यहाँ गड़बड़ हो गई, आर इक्वल टू आई अपॉन वी बन जाता है ना। तो इसीलिए याद रखना स्टेटमेंट ये बोलना, और इसको मैनिपुलेट करके या तो इस तरह, या जैसे मैंने अभी बताया ऐसे, इसको इसकी टर्म को चेंज करके तब चालू करते हैं, या जी की को लेके आते हैं, क्योंकि V की वजह से आई है, और आई का मतलब फ्लोटेशन, और फ्लोटेशन के साथ कांस्टेंट कौन सा आना चाहिए? कंडक्टेंस। जबकि हम यूज करते हैं टर्म क्या? रेजिस्टेंस, तो वो उसका उल्टा होगा, ठीक। चलिए ये, इसके बाद अच्छा नेक्स्ट है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। तो 10th में सबने पढ़ा, फिर से रिवाइज हो जाएगा, है ना। इसके लिए प्रैक्टिकल भी किया था, ग्राफ बनाया था, ये वाला याद होगा। वाई एक्सिस के लोग भी लेते हैं, आई एक्सिस के लोग, एक्स एक्सिस के लोग करंट लें, और हमारा जो ग्राफ मिलता है हमें स्ट्रेट लाइन का लोग मिलता है। मीन्स अगर ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन में मिलेगा तो जिस सर्किट में ये प्रोसीजर रहेगा, क्या क्या? पोटेंशियल डिफरेंस लगाने के बाद जो करंट फ्लो होती है उसमें दोनों एक दूसरे, ये प्रोपोर्शनल होता है क्या? आई वी के प्रोपोर्शनल होगा, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन में मिलना चाहिए। अब ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमने पढ़ा है V अपॉन आई। अब R डिपेंड किस पे करता है कि क्या रेजिस्टेंस किस बॉडी में, क्या सब में इक्वल लगता है? तो आंसर है नहीं, सब में तो इक्वल नहीं लगता। तो डिपेंड किस पे करेगा? तो डिपेंड करने के लिए हमारे कुछ फैक्टर्स हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। फैक्टर्स अफेक्टिंग द
रेजिस्टेंस। कौन कौन से फैक्टर हैं? देखो, क्रॉस सेक्शन एरिया भी ले वायर का, क्योंकि इसके अंदर से करंट फ्लो होगी, या ये बोले दूसरी तरफ से इलेक्ट्रॉन आएंगे। और दूसरा लेंथ हो गई, टेम्परेचर और नेचर कि उसकी अंदर की स्ट्रक्चर कैसी बनी हुई है, क्या पास पास एटम है, दूर दूर है, जगह है या नहीं है। भाई एक सीधा सीधा मैकेनिक्स तो हम सबकी जानते हैं कि रोड जब बनाते हैं तो अगर ट्रैफिक कम है तो चौड़ाई कम रख लेते हैं, लेकिन ट्रैफिक ज्यादा है तो चौड़ाई ज्यादा रखेंगे, है ना। तो इस तरह से जाने में टाइम कब लगेगा, ज्यादा रोड लंबी होगी, छोटा रास्ता होगा तो टाइम कम लगेगा, इजी वे में एनर्जी पास होगी। तो इसी तरह से आर कब इफेक्टिव होता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पहला फैक्टर लेंथ के। जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। क्यों होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कोलिजन करते हुए पहुंचता है दूसरे एंड पर। छोटा रास्ता होगा कम कोलिजन होंगे, ज्यादा होगा ज्यादा लंबा रास्ता होगा कोलिजन ज्यादा होंगे। इसका मतलब कोलिजन ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा। तो पहला फैक्टर क्या है? आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ। सेकंड क्या होगा? तो पहला फैक्टर क्या है? लेंथ। दूसरा क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया। अब देखो क्रॉस सेक्शन एरिया के केस में हम देखते हैं, अगर इस रास्ते की चौड़ाई कम होती तो कितने इलेक्ट्रॉन एंटर कर सकते थे? 2। लेकिन चौड़ाई ज्यादा है, मींस क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा होगा। अभी बताया था स्लाइस फॉर्म में कट कर रहे, तो जितने बड़ा स्लाइस होगा वायर का, मींस जितना बड़ा डायमीटर होगा उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन अंदर जाएंगे। तो ये उल्टा करता है वर्क। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा तो आर कम रहेगा। भाई ज्यादा तो इसका मतलब अपोज करने वाली जो नेचर है वो कम आएगी, आराम से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। तो लेंथ के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेते हैं और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेते हैं। इन्हीं दोनों को मिला के हम फॉर्मूला बनाते हैं। अच्छा, तीसरा फैक्टर क्या आता है? इसको बोले फर्स्ट, ये सेकंड रिलेशन है। थर्ड डिपेंड करता है, आर किस पे डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ द मटेरियल पर। डिपेंड्स नेचर। और नेचर का क्या मतलब है? इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी है उसकी। डिपेंड्स ऑन नेचर। भाई ये भी तो फैक्टर है कि लेंथ और एरिया तो हो गया, ये तो चलो सबके लिए कॉमन है, फिजिकल स्टेट टाइप का बोले, लेकिन उसके अंदर की खुद की बनावट कैसी है। और इसीलिए हम बोलते हैं सबसे कम रेजिस्टेंस किसका होता है? सिल्वर का, चांदी। उसके सेकंड नंबर पे आता है कॉपर, ठीक है। लेकिन सिल्वर हम यूज नहीं करते घर में ज्यादा। पॉइंट्स वगैरह, स्विच में पॉइंट वगैरह तो लगा देते हैं, जो बड़े स्विच, बड़ी वोल्टेज का, बड़े पावर के अप्लायंस होते हैं। लेकिन ज्यादा यूज किसको करते हैं? कॉपर। और अब तो ये भी महंगाई की वजह से इसकी जगह भी क्या यूज करते हैं? एल्यूमिनियम, जिसको आप सिल्वर इसको बोलते हो, जबकि ये रियल में एल्यूमिनियम है। घर में जो खाना बनाने वाले पोट होते हैं, कंटेनर, उसको भी कि सिल्वर का बर्तन, जबकि सिल्वर का नहीं है, वो एल्यूमिनियम का है। बर्तन वाले से पूछो किसका, कि जो सही है वो तो बता देगा एल्यूमिनियम, वरना बोलते हैं ज्यादातर सिल्वर इसको। चाय बनाने के लिए या आजकल ज्यादातर एल्यूमिनियम ही यूज करते हैं, जबकि रियल में है क्या? वो बोलते सिल्वर है, एल्यूमिनियम रहता है। अगर सिल्वर होगा तो इसका मतलब चांदी। चांदी के बर्तन किसके कितने घर में है वो चेक कर लेना। चलिए खैर, तो याद रखना सबसे कम रेजिस्टेंस किसका होता है? सिल्वर का, है ना, एजी। सेकंड नंबर कॉपर, और उसके बाद एल्यूमिनियम, आयरन वगैरह वगैरह। तो डिपेंड ऑन नेचर। फोर्थ नंबर पर क्या आता है? बताओ। टेम्परेचर। आर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर ज्यादा होगी तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की जो रैंडम मोशन है, ये देखो सीधे सीधे इलेक्ट्रॉन नहीं दौड़ते, बल्कि क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन पहले से भरे हुए हैं। ये इलेक्ट्रॉन भी रैंडम मोशन करते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, इस तरह से। और अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ये इनकी रैंडम मोशन भी बढ़ जाएगी। मीन्स ये आप रास्ते से जाते हो और रास्ते से जाते हुए सपोज
क्रॉस करने वाले भी रास्ते में घूम रहे हैं, कुछ ऐसे इधर से उधर, उधर से उधर। अगर वो कम होंगे, या ये कहो क्रॉस करने वाले कम होंगे, तो आप निकल जाओगे। बस टक्कर किससे रहेगी? रोड पे चलने वाली ही पैसेंजर से, या रोड पे चलने वाले व्हीकल से। लेकिन वहां पे पैसेंजर और आ जाए कुछ, या इलेक्ट्रॉन ये कहो कि व्हीकल, कहते हैं ना अक्सर रोड पे कट करते हुए नहीं चलना चाहिए, अपनी लाइन में चलना चाहिए। अगर ऐसे करके चलोगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट का चांस और बढ़ जाता है। और यहाँ ये चाहता है, रेजिस्टेंस क्या चाहता है? कि रोड पे ज्यादा से ज्यादा एक्सीडेंट हो, कोलिजन ज्यादा हो। तो इसीलिए ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। अब इसमें दोनों चीजें हैं। कंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। मैंने बोला कंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ती है, लेकिन सेमीकंडक्टर के केस में ये घटती है। क्यों? क्योंकि कंडक्टिंग बॉडी में पहले से फ्री इलेक्ट्रॉन काफी होते हैं। टेम्परेचर बढ़ने पर उनकी रैंडम मोशन बढ़ जाएगी, लेकिन सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन कम रहते हैं, और कम रहेंगे। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। तो पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो? चार्ज को लेके जाने की, फ्री इलेक्ट्रॉन की। कंडक्टिंग बॉडी में वो तो प्रॉब्लम है नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन काफी है। बस प्रॉब्लम क्या आती है? टेम्परेचर बढ़ने से उनकी रैंडम मोशन और बढ़ जाएगी, उससे और चांस हमारे रेजिस्टेंस के बढ़ जाते हैं। लेकिन सेमीकंडक्टर के केस में फ्री इलेक्ट्रॉन उतने नहीं होते। टेम्परेचर बढ़ाने पर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, इसलिए चार्ज को लेके जाएंगे। तो ये 4 पॉइंट है, याद रखना। लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया, नेचर और टेम्परेचर। इसके बाद हम दोनों फर्स्ट 2 रूल को ज्वाइन करते हैं लेके, और एक नया फॉर्मूला बनाएंगे। वो देखते हैं क्या आएगा। इसको रब कर दूं कुछ इधर। देखो यहाँ पे आर, अब दोनों फर्स्ट रूल को ज्वाइन करें। आर इक्वल टू आर प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए, और आर इक्वल टू एक कांस्टेंट आता है, इसको बोलते हैं रो एल अपॉन ए। अब इसका नाम क्या होगा? रो इक्वल टू रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी, या इसका दूसरा नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। कांस्टेंट है, ठीक है। अब ये भी पूछा जाता है कि रेसिस्टिविटी अगर ज्यादा होगी, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो रेसिस्टिविटी भी ज्यादा होगी, क्योंकि लेंथ और एरिया तो उसके चलो पहले से फिक्स है ना, टेम्परेचर बढ़ाने से वगैरह वगैरह। लेकिन ये रेसिस्टिविटी ना तो लेंथ पे डिपेंड करती है, ना ही एरिया के ऊपर डिपेंड करती है। क्यों नहीं करती? क्योंकि किसी वायर के अंदर, अभी इसका जब फॉर्मूला करेंगे तो समझ में आएगा, अभी नहीं करता मैं, इसको बाद में बताऊंगा आखिर क्यों नहीं करती। याद रखना बस कि पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में कि रेसिस्टिविटी क्या एल पे डिपेंड करती है, लेंथ पे, एरिया पर। तो इन दोनों के रेसिस्टिविटी केवल किस पर डिपेंड करती है? केवल डिपेंड करती है नेचर पर और टेम्परेचर पर, लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करती। इसका रीजन पढ़ेंगे हम आगे, ठीक है। तो आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, या रो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आर ए अपॉन एल, रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल। यूनिट क्या होगी? यूनिट बोलो, आर की यूनिट ओम, मीटर स्क्वायर, नीचे मीटर, ओम मीटर, ये इसकी यूनिट होती है, ठीक है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास करंट डेंसिटी कर चुके। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा कंडक्टेंस, जो भी मैं बोल रहा था। क्योंकि एक नेचर तो ऐसी है जो चार्ज को फ्लो नहीं होने देती, दूसरी इसका उल्टा भी तो होगी भाई। एक नेचर ऐसी भी तो होगी बॉडी में जो उसको फ्लो करने के लिए हेल्प करेगी, और उसको क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस। तो क्या होगी? नेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच हेल्प टू फ्लो, विच हेल्प इन द फ्लोटेशन ऑफ द चार्ज इज कॉल्ड कंडक्टेंस। रिप्रेजेंट करते किससे करते हैं? जी से, या मैथमेटिक्स की वे में बोले तो जी इक्वल टू 1 अपॉन आर, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। यूनिट क्या होती है? ओम है नीचे, ओम इनवर्स,
ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। है ना, या क्या बोल सकते हो, मीटर इनवर्स। सॉरी सर, ओम इनवर्स। नहीं नहीं, वो रेसिस्टिविटी की, उस कंडक्टिविटी की आएगी बेटा। कंडक्टिविटी। हाँ, ये तो यस ओम सर। मीटर है, वो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स कंडक्टिविटी, तो ओम इनवर्स सर इसकी तो ओम यूनिट। इनवर्स या फिर मो, हाँ, मो, MHO। या एक यूनिट और होती है साइमन, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एस से। पूरा नाम जो हमारे ओम फिजिसिस्ट थे उनका नाम था डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम। अब देखो, ये हम बोलते हैं वर्ड क्या है, आर के लिए यूनिट क्या है, ओम, और रेजिस्टेंस का उल्टा क्या है, कंडक्टेंस। तो ओम का उल्टा कर दो, मोह। आगे समझ में क्यों इसका मोह लेते हैं, ओम का उल्टा क्योंकि क्या है, जी, और जी यूनिट भी उल्टी कर दी, लेटर को उल्टा ले लिया, मोह। दूसरा, उन्हीं के नाम पे साइमन भी, क्योंकि उनके नाम में था जॉर्ज साइमन ओम, तो साइमन भी ले लेते हैं इसके लिए। ओम ले लिया रेजिस्टेंस के लिए, साइमन ले लिया कंडक्टेंस के लिए, और रिप्रेजेंट करते हैं एस से। अब आर के लिए भी यूनिट आएंगी, मैंने बोला ओम को तो हम बोल चुके इसके लिए। अब ये दोनों, यहां तो ओम इनवर्स है जी के लिए, और वहां रेजिस्टेंस के लिए क्या होंगी, एक यूनिट तो ओम हो गई, दूसरी यूनिट एस इनवर्स, और थर्ड यूनिट मोह इनवर्स। तो यहां ये इनवर्स में है और वहां ओम इनवर्स में है, तो याद रखना ये 3 यूनिट दोनों के लिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी क्या है, वो रेसिस्टिविटी का उल्टा होती है। सर नेक्स्ट टॉपिक कंडक्टिविटी। अब ये कंडक्टिविटी क्या होती है, उसको हमने रिप्रेजेंट किया जी से, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, और सिग्मा इक्वल टू होता है 1/रो। देखो, रो ऐसे और ये ऐसे, दोनों एक दूसरे के उल्टा, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होगी, ओम मीटर थी, क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अरे समझ आ गया भाई, ये नीचे ओम मीटर होता, ऊपर जाके ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। और नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों अब वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका। वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ बड़ा इजी है, याद रहेगा। वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। अब ये क्या होता है, ये देखना है जरा। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है जो E इक्वल टू होता है V/L, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, याद होगा। E इक्वल टू V/L, या V इक्वल टू फॉर्मूला आता है EL, ठीक है। लेकिन आपने एक फॉर्मूला और भी पढ़ा है फ्रॉम ओम्स लॉ, V इक्वल टू IR, और I R की जगह रो L/A। ऑडियो बंद कर लो बच्चों, आवाज नहीं। तो V इक्वल टू IR इक्वल टू I रो L/A। हम R की जगह ये वाली वैल्यू ले सकते हैं, अभी बताया है, R इक्वल टू रो L/A होता है। V की वैल्यू वहां से पुट कर लो, तो EL इक्वल टू I रो L/A। L से L कैंसिल, क्या आ गया, E इक्वल टू I, या इसको मैं ले लेता हूं रो I/A, है ना। और ये क्या हुआ है, होता है रो I/A को क्या लिखा आपने, J। अरे J याद है, करंट डेंसिटी। तो इसकी वेक्टर फॉर्म क्या हो गई, रो J। ये इसकी वेक्टर फॉर्म है। याद कैसे रखोगे, ईद में क्या चलते हैं, रोजे, है ना। तो E इक्वल टू रोजे, ईद में E और रोजे आएंगे ईद में, E इक्वल टू रोजे, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। या दूसरा फॉर्मूला इसका क्या होता है, अभी मैंने तुम्हें बताया कि रो का उल्टा क्या होता है, सिग्मा, 1/सिग्मा। इसकी जगह पुट करो, तो E इक्वल टू रो की जगह 1/सिग्मा J, है ना। तो J इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा E।
दूसरा ये भी हो सकता है, E इक्वल टू रोजे या J इक्वल टू सिग्मा ई। ये को याद कर लो, उससे दूसरा अपने आप याद रहेगा। चलिए आज की क्लास बंद करते हैं यहीं पे, ठीक है। ओके बच्चों। सर अटेंडेंस। हाँ जो मैंने बोला वो काम अपने आप कर लेगी, उसको पता है, ठीक है। सर 1 मिनट स्क्रीनशॉट ले ले। हाँ ठीक है, ले लो बेटा। सर मैंने ले लिया। ठीक है बच्चों, ठीक है, थैंक यू।